सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मकबूजा कश्मीर में आज कर्फ्यू को 52वां रोज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने दुनिया को कश्मीर के हवाले से अपने खदशात से आगाह किया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो कि दुनिया को मुसलसल वो बता रहे हैं और वो पहले ही कह चुके हैं मैं कश्मीर का सफ़ीर बन के कश्मीर का केस पूरी दुनिया के सामने लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे पहला खदशा ये है कि जब मकबूजा कश्मीर में ये कर्फ्यू उठेगा तो वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर कत्लेआम होगा। उन्होंने कहा कि 9 लाख फ़ौजी भारतीय फ़ौजी वहाँ पर हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर दुनिया अपना किरदार अदा करे और भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंतहा पसंदों की हुक्मरानी है और बीजेपी जो हुक्मरानी कर रही है, जो माइंडसेट है उनका, वही कत्लेआम और वही खूनरेज़ी कश्मीर में भी की जा रही है। उन्होंने कहा ये माइंडसेट सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है बल्कि ये माइंडसेट भारत में बसने वाले मुसलमानों के लिए भी है, क्योंकि मोदी ये चाहता है कि भारत में सिर्फ वहाँ पर हिंदू ही रहें, वहाँ पर मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कर्फ्यू उठने तक हम भारत से कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। अब जो ये सूरत हाल है कि एक जानिब तो अमेरिकन सदर जो हैं वो बार बार सालिसी की पेशकश करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं दोनों फ़रीक़ैन से बातचीत करने को तैयार हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान ये मामला पूरी दुनिया के सामने उठा रहा है। मुख्तलिफ सदूर से भी इसी दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकातें की हैं और आज भी उनकी तुर्क सदर से मुलाकात है। इस तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। नईम साहब बहुत शुक्रिया सर। असल जो एक मामला है जिस पर हम बात कर रहे हैं बार बार कि जब अमेरिका बात करता है कि वो सालिस का किरदार अदा करेगा, वो सालिस बनने के लिए तैयार है, वो दोनों फ़रीक़ैन से बात करेगा, सर ये ऐसा होगा कैसे? क्योंकि जब सालिसी की बात की जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों फ़रीक़ैन तैयार हों, लेकिन यहाँ पर तो भारत तैयार ही नहीं है। और ख़ासकर मोदी वो एक ऐसा शफाक शख्स है जिसके हाथ जो हैं वो लाखों मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। हम कैसे उम्मीद करें कि ऐसा शख्स बैठ जाएगा, बातचीत करेगा और वो सालिसी की उस पेशकश को मान लेगा जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? सर क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है हमारी सफारतकारी जितना रंग ला सकती थी वो लाई है, काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है। इससे ज़्यादा वो कुछ और कर नहीं पाएगी क्योंकि जो दुनिया के मुल्क हैं, आपको पता है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात उनकी किन बुनियादों पर है, ज़्यादा मुझे इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा मुझे ख़दशा है कि कत्लेआम होगा कर्फ्यू उठने के बाद, असल में हकीकत जो मेरे ख्याल में वो ये कि कत्लेआम हो चुका। आपको क्या मालूम कि पिछले 52 हफ्तों में जबकि टोटल क्लैम डाउन है और टोटल ब्लैकआउट है, तो कत्लेआम का मौका तो ये था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़रूर उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया होगा और आप देखिएगा कि जब कर्फ्यू उठेगा उसके बाद तो आपको सरासीमा और बिल्कुल डरे हुए और सहमे हुए लोग नज़र आएंगे क्योंकि कत्लेआम हो चुका होगा। तो ये कहना कि हमें खदशा है कि ये होगा, ये खदशा नहीं है, ये हकीकत है कि वो हो चुका है। तीसरी बात आप कह रही हैं ट्रंप के उसके सालिस बनने की बात, तो मैं तो ये कहता हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए कि मोदी मान जाए इस बात पर, सालसी पर, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि इस इलाके में उनका जो हलीफ है, जो स्ट्रेटजिक पार्टनर है, वो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान नहीं है। तो एक ऐसे जानबदार मुल्क को की बात मान लेना कि वो सालसी करे, बड़ी अहमकाना बात होगी। और मुझे नहीं पता कि इस बात पे हमें इतनी खुशी क्यों हो रही है कि 5 दफ़ा उन्होंने ये कह दिया या 6 दफ़ा उन्होंने कह दिया जी। बात ये है कि एक मौका आएगा, आप देखिएगा कि वो मान जाएंगे हिंदुस्तानी के आप अब आके सालसी कर दीजिए। उस वक्त सिचुएशन वो ऐसी उस वक्त तक नहीं वो मानेंगे जब तक कि उनके हक़ में सिचुएशन नहीं हो जाती। जब हो जाएगी तो वो मान जाएंगे, फिर आप क्या लेंगे और क्या देंगे। तो कभी हमें सालसी नहीं माननी चाहिए अमेरिका की। हमें सालसी के लिए इसरार करना चाहिए कि उसमें चीन भी शामिल हो अमेरिका के साथ, रूस भी शामिल हो, तुर्की भी शामिल हो, ऐसे 3-4 मुल्क शामिल हों जो न्यूट्रल हों, तब जाके बात बनती है। एक ऐसे जानबदार मुल्क की सालसी मान लेना तो अहमकाना बात होगी। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी मौका है और ये गड़ा अल्लाह ना करे कि हम इसमें कभी गिरें। जी, पॉइंट टेकन, बड़ी आपने बड़ा सही पॉइंट रेस किया है। मैं यही सवाल भी आपसे यही करना चाहता हूँ। फैसल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल साहब मुझे ये बताइए कि जब हम बार बार ये कहते हैं
कि हम जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। बड़ी अच्छी बात है, जंग की तो कभी बात करनी ही नहीं चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो बार बार हमें धमकियां देता है, गीडर भपकियां देता है, बार बार कहता है कि हम आज़ाद कश्मीर पर भी हमला कर देंगे, हम वहाँ पर भी घुस जाएंगे और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब वो इस तरह की धमकियां देने पर उतर आए और हम सिर्फ इस बात पर ही फोकस किए रहें कि जी ट्रम्प साहब सालिसी करेंगे और हम बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखें, आखिर हम ऐसा कोई जवाब क्यों नहीं देते? क्या हम पोजीशन में नहीं हैं? क्योंकि पोजीशन में तो हैं, हम फ़ाल भी हैं, हम पोजीशन में भी हैं, तो क्या वजह है कि हमारी हुकूमत हिचकिचा रही है और बार बार ये कह रही है कि हम जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम सिर्फ अमन की बात करना चाहते हैं? फैसल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता और किसी भी मसले का हल जो है वो जंग नहीं होता, लेकिन जब मसले हल नहीं होते तो फिर जंग होती है और जब जंग होती है तो फिर उसका हल नहीं होता। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान की जो क़यादत है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, वो यकीनन उनकी जो सोच है वो ये है कि हम कश्मीर का मसला जो है मज़ाकरात के ज़रिए, हम कश्मीर का जो मसला है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को मजबूत करते हुए, अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको उजागर करते हुए, उसमें तब्दीली लेकर हम इस मसले के हल के लिए पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सफारती लेवल पे इस मसले की कोशिश की जाए, क्योंकि जंग जो है वो आखिरी हल होता है। लेकिन आप ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो जंग से भाग रहा है, तो ऐसी कतअन कोई बात नहीं। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अवाम है उनके जज्बात जो हैं वो ये जज्बात हैं कि अगर कोई मसले का, कश्मीर के मसले का नहीं निकलेगा तो हम ना सिर्फ जंग लड़ेंगे बल्कि अपने खून का आखिरी कतरा तक कश्मीरी भाइयों मेरा ये सवाल नहीं था फैसल साहब, आप समझ नहीं पाए। मैं ये नहीं कह रही कि हम ये कह दें हाँ भाई हम जंग करेंगे और हम ऐलान जंग कर दें। बात ये है कि हमारा जो एक मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया के लिए भी तो वाज़ेह होना चाहिए। अगर एक एग्रेसिव बयान दूसरी जानिब से आ रहा है तो हमारा बयान भी उतना ही एग्रेसिव होना चाहिए। भले हम जंग नहीं करना चाहते, हम और जंग किसी मसले का हल भी नहीं है, लेकिन भारत जो बार बार धमकियां लगा रहा है, जिस तरह का उसका एटीट्यूड है, उसी के एटीट्यूड में अगर हम जवाब दें तो क्या ये ठीक नहीं होगा? ये मेरा सवाल है। देखिए, आज से पहले, इस मसले से पहले और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से पहले, या इसको भी मैं अगर इस तरह कहूँ कि जब से 370 को सस्पेंड किया है कश्मीर में, उससे पहले जब भी पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे जाता था तो कटहरे में खड़ा होता था। पाकिस्तान पे लोग इतराज़ात किया करते थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को किसी और नज़र से देखती थी, लेकिन 370 को सस्पेंड करने के बाद जो है पाकिस्तान की सूरत हाल यकसर चेंज हुई है और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कटहरे में खड़ा है वो मोदी खड़ा है और हिंदुस्तान के लोग कटहरे में खड़े हैं। आज लोग अगर सवाल कर रहे हैं तो ये सवाल उनसे किया जा रहा है कि आप इस तरह कश्मीरियों के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आज से पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के अलावा भी किसी मुल्क ने कश्मीर की बात की? अगर आज कश्मीर के हवाले से बात हो रही है तो ये पाकिस्तान ने अपना मजबूत, नहीं अच्छी बात है, पॉइंट टेकन फैसल साहब, बात भी हो रही है, ये मामला जिस तरीके से हाईलाइट हुआ है अभी, देखें बिल्कुल सही फैसल साहब, पॉइंट टेकन। मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गई हूँ कि ये मामला है और हम इसको पॉजिटिवली ही ले रहे हैं कि ये मामला जिस तरीके से हाईलाइट हो रहा है इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं चाहूंगी कि हम उनको भी शामिल गुफ्तगू। पीजे साहब, ज़ाहिर है अभी वज़ीर आज़म ने OIC के जो मंदबीन हैं उनसे मुलाकात में बड़ी मायूसी का इज़हार किया। वो मायूस हैं, वो कहते हैं कि अगर ये कश्मीरियों की जगह कोई ईसाई होते या यूरोपियंस होते तो क्या फिर भी दुनिया का रवैया यही होता? तो आखिर हम करें क्या? या पाकिस्तान अपनी आखिरी कोशिशें कर चुका है या पाकिस्तान के पास अभी भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या आप समझते हैं कि जो सवाल मैंने अभी फैसल अयाज साहब से किया कि हमारा भी उतना ही एग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए जिस तरीके से भारत गिडर भपकियां दे रहा है, हमें उसी के लहजे में जवाब देना होगा? क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? फिर हम जिस तरह काम करें उसी तरह काम करते रहें? पीजे साहब। सुमैया, देखें,
मायूसी तो हमें उस वक्त हो गई थी 1948 में, जब हम 4 मील रह गए थे श्रीनगर से और नेहरू और लियाकत का पैक्ट हो गया था और हमारी फौजें वापस आ गई थी। मायूसी तो वहीं थी, 4 मील रह गए थे, सिर्फ 4 मील। अब बात आती है कि 72 साल हो गए हैं, इसी चीज़ को हम, कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है वो बात करता है, नया आता है, बात वही होती है, ऐसी कोई नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक एग्रेशन की बात है, हमें डिप्लोमेटिकली एग्रेसिव होना है, क्योंकि मिलिटरली तो हम तैयार हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जितनी मर्जी बढ़ के मारे, अब तो आपके पास 2 ऑप्शंस रह गई हैं सुमैया, एक है पीस और एक है वॉर। और ये वॉर वो नहीं होगी कि जो ये समझते हैं होगी। क्यों? क्योंकि अब टेम्पर्स और टेम्परामेंट्स इतने आगे चले गए हैं, जज्बात इतने आगे चले गए, पर्टिकुलरली पाकिस्तानीज के और कश्मीरीज के, कि आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं। बिल्कुल। सो हिंदुस्तान को बिल्कुल मैं समझता हूँ होश के नाखून उठाने, और जब तक वो नहीं करेगा आप देखेंगे कि इसी तरीके से वो हमें धमकियाँ देता रहेगा। लेकिन हमने क्या करना है, उसकी रिटेलिएशन यहाँ नहीं करनी, हमने रिटेलिएशन इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे, हमने एक इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कराना है। सही। अब आपने अभी बात की थी, फैसल भी बात कर रहे थे, देखो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। किस मुल्क ने बात की है? अमेरिका ने बात की है। वो बल्कि वो ये जो है मोदी, ये खड़ा होके कह रहा है ओ अमेरिका हमारे साथ है। उसने एक ज़बान इस्तेमाल की है ऑफिशियली कि जी ये जो वायलेशंस हो रही है ह्यूमन राइट्स की, इस पे बात करो। नो। मिडिल ईस्ट ने बात की है? नो। किसी से बात करो, इंटरनल अफेयर्स है। आई मीन व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? एक कहते हैं पाकिस्तान के दोस्त हैं, और चलो हमारे दोस्त ना भी हो, कम से कम इंसानियत के दायरे में रह के इसको कंडेम तो करो। ये किसी में है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल इंटरेस्ट है। Exactly. इंडिया देखो, वी हैव टू एक्सेप्ट इंडिया इज अ बिग सुपर पावर, लेकिन सुपर पावर के उसके बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। और ये जो बाकी मुल्क हैं, ये वही देखो, ये आपका क्या ख्याल है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो वायलेशंस नहीं होती हैं, ये कालों के साथ क्या करते हैं? ये भी वही करते हैं। रेड इंडियंस के साथ क्या किया है, हिस्पैनिक्स के साथ क्या किया है, लटीनोस के साथ क्या किया है, तो ये करते हैं, लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। क्यों? अमेरिका है। यही चीज़ हिंदुस्तान की बात है। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर आप देख लो, ये जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया, या तामिल है, नागा है, मिजू है, खालिस्तान मूवमेंट है, और असम में आप देख लो इनकी भी इंडिजिनस मूवमेंट है, इंक्लूडिंग कश्मीर। सो इस पे कोई बात नहीं करता, बिकॉज इन लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक मैं आपको बताऊं सुमैया, और अभी ये यूएई के ये जो उन्होंने हाईएस्ट मेडल दिया है, क्यों दिया है? प्रिंसेस भाग गई थी लतीफा, वो भागने पे और इंडिया ने उसको पकड़ के वापस किया, हाईएस्ट मेडल दे दिया आपने उसको। यार खुदा के लिए आप वो भी तो देखो, जो ये ह्यूमन राइट्स नहीं है, वायलेशंस। सो मैं कहता हूँ आपकी जंग खुद आपने लड़नी है। Exactly. आपने खुद तकड़े होना है और अपना केस प्रेजेंट करना है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल यही पॉइंट हम रेज करेंगे। ज़ाहिर है अपनी जंग इंसान को खुद लड़नी होती है। लोधी साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी सर, पाकिस्तान क्या ऑप्शन इस्तेमाल करे अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के तहत? अगर ये मसला हल नहीं होता, भारत ज़ाहिर मुज़ाकरात के हवाले से मानेगा नहीं, फिर पाकिस्तान क्या करे? आखिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं? बहुत ऑप्शन है, बहुत करने मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि जो हमने डिप्लोमेसी अभी तक की है वो बेफ़ायदा नहीं है। आपको पता है तुर्की से सपोर्ट आई है, उनके सदर ने तो यूएन में तकरीर के दौरान भी बात की है। ईरान से सपोर्ट आई है, मलेशिया आई है, यूके की अपोजिशन से सपोर्ट आई है, यूरोपियन यूनियन से सपोर्ट आई है, जितने सेनेटर्स हैं काफ़ी सारे, अब तो 30 हो गए हैं अमेरिका के, वहाँ से सपोर्ट आई है। तो ये बेफ़ायदा नहीं है। जो एक राय आमा है दुनिया की वो हमवार हो रही है, और डिप्लोमेसी से ज़्यादा कर भी नहीं सकती। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ पीजे मीर साहब की बात है कि ये यहाँ तक नहीं हो सका कि वहाँ से कोई कर्फ्यू उठवा दे, बल्कि जितने जो सालसी की बात कर रहा है अमेरिका, अगर इसमें ज़रा भी हमारे लिए कोई होता ये अफिलिएशन, तो ये कर्फ्यू तो कम अज़ कम उठवाता। इसकी तो मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, पिछले 17 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और परसों अफगानिस्तान के वो उन्होंने कहा जी हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, ड्यूरल लाइन मानते। तो एक तो ये कि इस पर तकिया करना बंद करें, हमें पता होना चाहिए कौन। अच्छा अभी आप ये सवाल कि हम करें क्या? देखिए, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, लॉ एंड मिलिट्री, साइकोलॉजिकल, ये 5 चीज़ों का मैंने नाम लिया है। हमने, आप सही कह रही हैं कि स्वाय डिप्लोमेसी के और कहीं कोई काम नहीं किया। अब मैं मिसाल देता जाता हूं कि हम क्या क्या और कर सकते थे। मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स, उन्होंने तो पॉलिटिकल सिनेरियो ही बदल दिया है, वहाँ का पूरा लैंडस्केप बदल दिया है। हमने अभी तक
शिमला माहदे को रिवोक नहीं किया, हालांकि उन्होंने, अच्छा अगर कोई पूछे इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा भाई कि अभी LOC है, बाद में सीज़ फायर लाइन हो जाएगी और सीज़ फायर लाइन की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि उसको पार ना किया जा सके। उसके बाद हमने ये नहीं कहा, हम UN को कह सकते हैं कि हम पार्शल प्लेबिसाइड अपना जो हमारा इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का, इसमें हम प्लेबिसाइड करने को तैयार हैं। हम अपनी फ़ौजों को बैरकों में भेज देंगे या बल्तिस्तान से तो हम वापस भी बुला सकते हैं। आप अपनी फ़ौजें भेजें और अपने निगरानी में यहाँ प्लेबिसाइड करवा लें, ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो, चाहे वो हो या ना हो, एक प्रेशर बिल्ड हो कि हमने एक पॉलिटिकल स्टेप लिया है। और अगर हो गई तो बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि 80-90% लोग पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने के लिए कहेंगे और फिर वो प्रेशर एक आगे बिल्ड होगा, हम कहेंगे बाद में करवाया जा सकता है। ये हमने नहीं किया है। गवर्नमेंट इन एग्जाइल कि वहाँ तो अब चूंकि कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है कश्मीर में, तो हम एक कश्मीर की बड़ी गवर्नमेंट इन एग्जाइल डायस्पोरा जो है हमारे बैठे हुए यूरोप में, इनको बुला के कहीं पे कह के वो बना सकते हैं, हमने नहीं किया है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देखिए, वो बार बार कह रहे हैं कि जी हम आपके आज़ाद कश्मीर पे हमला करेंगे। बुनियादी तौर पे ये जो ट्रंप और मोदी ये जो बातचीत कर रहे हैं, इनको जो चीफ कह रहा है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम कहीं पर कोई एक्शन ना कर दें, हम इनएक्टिव बैठे रहें खौफ में। और हमें ये कहना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, मैं पुराना डिफेंस मिनिस्टर भी हूँ, मैं डिफेंस सेक्रेटरी भी हूँ, कि जो 9 लाख फौज है हिंदुस्तान की कश्मीर में, इनका कब्रिस्तान हम कश्मीर में ही बनाएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा कर्फ्यू उठते ही किस तरीके से मुजाहिदीन इनकी खबर लेंगे और उधर से पाकिस्तानी फौज इनके तमाम भागने के रास्ते बंद कर देगी। और फिर आप देखें इनके साथ होता क्या है। हमने अभी तक कोई इस किस्म की बात नहीं की। और इसके अलावा और मिसाल के तौर पर हम अपनी यूथ की अगर ट्रेनिंग शुरू कर दें पाकिस्तान में, ये कहकर कि जब हमें अपने दिफा की जरूरत पड़ी ये पाक फौज के साथ खड़े होंगे, हमने नहीं किया। प्रॉपर आगाही की बहुत जरूरत है सर। पॉइंट बहुत एक पूरा अरे है, एक नंबर ऑफ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो चीजें हैं जो अभी जरूरत है हुकूमत को, ये की जा सकती हैं और इनकी बिना पर ये बेहतर ऑप्शंस इनको इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत को शिकस्त दी जा सकती है कश्मीर के मामले पर। लेकिन नाज़रीन एक खबर है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है सर। मैं चाहूँगी आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स MiG-21 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया ने खबर दी और ये बताया है कि इसमें दोनों पायलट्स महफूज रहे। तो नाज़रीन वो याद ताज़ा हो गई जब पाकिस्तान ने दोनों भारतीय तैयारों को मार गिराया था और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है कि एक कैसी इंडियन एयरफोर्स है कि इनके तैयारे गिरते ही रहते हैं और क्या इनको नहीं पता कि किस तरीके से हमने काम करना है। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे, क्या जंग की बातें, गीडर भभकियाँ भारतीय वजीर दिफा लगाते रहते हैं। लोधी साहब मैं चाहूँगी आप पहले कॉमेंट करें। तो ये कहूँगा देखिए कि ये एक पहला फेज़ उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने ये कर्फ्यू किया है और क्लैम्प डाउन किया हुआ है। दूसरा फेज़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट का करना है। तीसरे फेज़ में आना है, वो 1 साल से पहले नहीं आ सकते। उसकी वजह ये है वो वेट कर रहे हैं राफेल एयरक्राफ्ट एंटर हो जाएं ताकि उन पर इंटीग्रेट कर लें, उसके बाद S-400 सिस्टम आ जाएं और भी सिस्टम है। ये पाकिस्तान के सोचने की बात है। आज उनकी फ़ौज हमारा मुकाबला करने के उसमें नहीं है कंडीशन में। तो हमें ये सोचना है कि ठीक है वो उनको इनिशिएट करने दें जंग, अभी जल्दी उनको इन्वोक करें कि वो अभी जंग करें हमारे साथ। ये मौका हमारे लिए बेहतर है बजाय इसके कि साल के बाद करें, जब वो और मजबूत हो जाएंगे सब कुछ कर लेंगे। मैं आपको अपनी पूरी फौजी असेसमेंट बताता हूँ। आज अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लिमिटेड वॉर हो जाए, लिमिटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी हो नहीं सकती, दोनों तरफ जो ना उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। छोटी जंग में पाकिस्तान इनको नाक के चने चबवा देगा, इनको वो सबक सिखाएगा जो ये याद रखेंगे इंशाल्लाह। और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जी फैसल अयाज साहब कुछ ऑप्शंस भी बताएं लोधी साहब ने, उनको आप किस तरह देखते हैं। और ये MiG-21 है, ये तो उनके गिरते ही रहते हैं। ये फिर ये जो भारत का जो रवैया है जारहाना, वो किस बात पर है? क्या ये वजह है कि हमने उनको मौका दे दिया है कि जो दिल चाहे बयान देते रहो? देखिए लोधी साहब ने जो बात किया है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने अपनी इस बात का आगाज़ इस तरह किया कि पाकिस्तान ने अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो की हैं। उन्होंने डिप्लोमेसी के हवाले से जो पाकिस्तान अपने अचीवमेंट्स कर सकता था उनको ओन भी किया और रियलिटी भी है कि जब पाकिस्तान अकेला कश्मीर की बात करता था तो आज जो है कश्मीर की बात न सिर्फ करने वाले लोग और बाकी जो ममालिक हैं, पहले सूरत हाल तो ये थी कि जब हमारी क़यादत जाया करती थी तो उसमें यह कंडीशन लगाया जाया करती थी कि आपने कश्मीर के हवाले से बात नहीं करनी
और आज जब पाकिस्तान की क़यादत कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में जा रही है जनरल, तो उसमें एक 1 पॉइंट एजेंडा है, कश्मीर के हवाले से सिर्फ बात हो रही है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, और बाकी ममालिक ना सिर्फ सुनने के लिए तैयार हैं बल्कि अपनी पार्लिमान में वो डिस्कशन हो रही है। जिस तरह के लोधी साहब ने बात की कि यूरोप में बात हुई है, इंग्लैंड में बात हुई है, तुर्की बात कर रहा है, तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी के हवाले से जो अचीवमेंट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, कोई यकदम ऐसा काम नहीं होता, और ना ही कौमों में इस तरह मुमकिन होता है कि हमने शायद अमेरिका जाना है और वहां से कोई ग्रीन सिग्नल या एनओसी वगैरह लेके आ जाएंगे। यही तरीकाकार होता है जो कि हमारी लीडरशिप ने अडॉप्ट किया हुआ है। अब जो आपने ऑप्शंस की बात की, पहली जो ऑप्शन थी, मैं समझता हूं कि पहली ऑप्शन में हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पहली ऑप्शन चलिए आप समझते हैं, मतलब टाइम थोड़ी कमी में चाहूंगी कि पीजे साहब का भी टेक ले लूं मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। आपका पॉइंट आ गया है पीजे साहब, आप समझते हैं वाकई जिस तरह फैसल अयाज साहब कह रहे हैं कि ऐसे ही कोशिशें की जाती हैं, हम लोग बिल्कुल दुरुस्त सिम में जा रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो आपके नजर में बिल्कुल ठीक सिम में जा रही हैं मसला कश्मीर के हवाले से? देखिए, मसला कश्मीर पे ट्रैक 2 पे मैंने बहुत काम किया है। ब्रसल्स में हमारे कश्मीर सेंटर्स थे, वाशिंगटन में थे और लंदन में थे। कश्मीरी इतनी हमने वो गैदरिंग्स की हैं लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ब्रैडफोर्ड में, लेकिन हम हमेशा कश्मीर को एक फोकल पॉइंट पे लेके जाके फिर इसको हम साइड पे कर देते हैं। फिर हमारे अपने इतने मसले होते हैं कि कश्मीर बैक बर्नर पे चला जाता है, और ये एक ट्रेडिशन रही है। ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि आपने कश्मीर कम से कम 52-53 डेज तक आप ले गए एंड यू आर कंटिन्यूइंग। टेलीविजन पे कश्मीर पे प्रोग्राम हो रहे हैं, फैंटास्टिक। वरना पहले क्या होता था, मैक्सिमम हफ्ता एंड दैट्स इट, उसके बाद कोई कश्मीर पे बात नहीं करता था। अगर करने की कोशिश करता था और जी रेटिंग नहीं आती है, क्यों? क्योंकि कश्मीर वाज एब्सोल्युटली नॉन प्रेजेंट। अब मैं समझता हूं कि कौम में भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, लेकिन ये बड़ी लंबी जद्दोजहद है। इसको हमने मीडिया पे भी लाइव रखना है, और साथ साथ पाकिस्तान के अलावा सुमैया हमें इसको इंटरनेशनल मीडिया पे लेके जाना है, क्योंकि यहाँ तो सबको पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल कश्मीर में भी पता है क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया को नहीं पता। दुनिया को हमने आगाह करना है कि ये जो वायलेशंस हैं, सिवियर सीरियस वायलेशंस, इसके ऊपर आपने बात करनी है। लेकिन किसी ने बात की है? कोई नहीं करता। कंडेम हुआ है? कोई नहीं करता। ये इजराइल और उधर फलस्तीन में बात वो कैसे करें, और दुनिया वाकई मजम्मत भी करे और इस मामले को समझे भी, वो समझाना पाकिस्तान को पड़ेगा। जो आपने बात की कि इंटरनेशनल मीडिया को भी इंगेज करना पड़ेगा, तो ये अब काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब आपका। प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अपोजिशन के लॉकडाउन की। ये लॉकडाउन क्या हो पाएगा या नहीं? स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और हम बात कर रहे हैं अपोजिशन के लॉकडाउन की। अब नून लीग ये चाहती है कि जी लॉकडाउन हो जाए। पीपल्स पार्टी अभी तक शशोपंज का शिकार नजर आती है, लेकिन फिर भी रैबर कमेटी का इजलास हुआ है। कमेटी से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायम भी की थी, लेकिन बात यह है कि क्या वाकई लॉकडाउन हो पाएगा, और अगर अपोजिशन लॉकडाउन करने में कामयाब हो जाती है तो उसका मेन एजेंडा क्या होगा। आज के इजलास की सूरत हाल पहले जानते हैं। सफदर क्लास हमारे नुमाइंदे उन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सफदर, मुझे बताइएगा क्या तय पाया है, ये कब होगा लॉकडाउन, और क्या अपोजिशन मुत्तफिक हो गई है लॉकडाउन पर? जी, जो अंदरूनी कहानी आई है JUFA और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की मीटिंग की, उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी कंफ्यूजन वो खत्म करना चाहती है कि क्या इस लॉकडाउन या इस तरह के तरीके से उससे निकलेगा क्या, कि इन हाउस तब्दीली होगी या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा। नून लीग और JUFA पहले दिन से उनकी दिलचस्पी जो है मिड टर्म इलेक्शन की तरफ है, जबकि पीपल्स पार्टी ने अब क्लियर कर दिया है हमारे जराये के मुताबिक, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट नहीं तोड़ना चाहते, हम पार्लियामेंट को 5 साल चलाना चाहते हैं, हम इन हाउस तब्दीली चाहते हैं, वो चाहे कौमी हुकूमत बने या कोई दूसरी शक्ल बने। की मौजूदा हुकूमत वो तब्दीली खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट नहीं खत्म करना चाहते। लेकिन सफदर एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, ये जो मजहब कार्ड वाली बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है, क्या ये कंफ्यूजन दूर की है JUFA ने उनकी?
JUIFA की तरफ से तो अब बार बार इसके ऊपर वजाहतें आ रही हैं और मौलाना फजल रहमान ने नाराजगी का इजहार भी किया है, लेकिन एक बड़ी खबर जो बड़ी डेवलपमेंट है इस मीटिंग में वो ये है कि 2 दिन के अंदर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी भी इस्लामाबाद में होंगे और मौलाना फजल रहमान भी। मौलाना फजल रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर मीटिंग हो रही है। रहबर कमेटी का इजलास होगा या फिर APP बुलाई जाएगी, इस मीटिंग में ही तय किया जाएगा क्या करना है। और ये भी तय किया जाएगा कि मजहबी कार्ड जो है पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम उस वक्त साथ जाएंगे जब मजहबी कार्ड का नाम ना लिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इससे नुकसान उठा चुके हैं और पीपल्स पार्टी की एडिटोरियल लाइन में या फिर उनके एजेंडे में ये चीज नहीं है। और दूसरा ये कि अगर हुकूमत को गिराना है, वजीर आजम तब्दील करना है, फेडरल गवर्नमेंट को गिराना है, तो उसमें मिड टर्म इलेक्शन की बात ना की जाए बल्कि इन हाउस तब्दीली की बात की जाए। लेकिन JUIFA और नून लीग चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की बात की जाए। तो इसके ऊपर एक कंफ्यूजन है। अगर 2 कंफ्यूजन पीपल्स पार्टी की वो क्लियर कर देते हैं, एक मजहबी कार्ड वाली और दूसरी इन हाउस तब्दीली वाली, कि उसमें के मिड टर्म इलेक्शन की बात ना की जाए, तो फिर पीपल्स पार्टी और JUIFA किसी नए तरीकेकार को तय करके हुकूमत को गिराने के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं, नून लीग समेत। जी ठीक है जी, ये है सूरत हाल। बहुत शुक्रिया सफदर आपका। फैसला साहब, ज़ाहिर है ये मामला है हुकूमत के सामने, एक चैलेंज है। अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, जो कि अभी तो सूरत हाल नज़र नहीं आती, और बैठ कर वो लॉकडाउन कर देते हैं, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत का आगे की हिकमत अमली क्या है? क्या सोच रही है हुकूमत? देखिए, बात यह है कि आपने खुद बात की कि अभी तक तो अपोजिशन इकट्ठी ही नहीं, और ये एक हकीकत है। 3 जमातें जब इतने सेशन होने के बावजूद किसी 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उन्होंने बड़ा कोई काम क्या करना है। और दूसरी बात कि हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के लिए ना तो चैलेंज है और ना ही कोई हुकूमत जो है इस पर कोई ख़ास फोकस कर रही है। बड़ी सिंपल सी बात है कि इन हाउस तब्दीली उसी वक्त मुमकिन होती है जब आपके पास नंबर ऑफ वोट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो पूरे हों। तो उसका जो सिनेरियो है, उसकी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि इन तीनों जमातों के पास ये मिल भी जाएं तो नंबर ऑफ वोट्स जो हैं इनके पास वो नहीं, ये मिल के भी सेनेट में तब्दीली नहीं कर सके, तो इन्होंने नेशनल असेंबली का तो ये सोच भी नहीं सकते। ये सियासी तौर पे अपने आप को लाइव रखने के लिए इस तरह की बैठक्स होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन इनकी जो अपोजिशन का जो बयानिया है वो किसी सूरत में भी जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बहुत सारे मसाइल होने के बावजूद, मुश्किलात होने के बावजूद, मैं समझता हूं कि दुरुस्त सिमत की तरफ जो है रवा दवा है। जी, पॉइंट टेकन। मैं PJ मीर साहब आपका भी टेक लेती हूँ, लेकिन एक अहम खबर आई है जो नाज़रीन से शेयर करना ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। ISPR का ये कहना है कि आर्मी चीफ ने जातला केनाल रोड पर मरम्मती काम का भी जायज़ा लिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हालात मामूल पर लाने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुतासरीन की बेहतर निगहदाश्त की भी हिदायत की है। आपको बता रहे हैं कि कल जो ज़लज़ला आया था उसने खासी तबाही मचाई थी, खासतौर पर मीरपुर जातला रोड पर, और अब आर्मी चीफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। और आर्मी चीफ ने जातला केनाल रोड पर मरम्मती काम का भी जायज़ा लिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमने हालात मामूल पर लाने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद करने की हिदायत जारी कर दी हैं, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुतासरीन की बेहतर निगहदाश्त की भी हिदायत की है। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल है नाज़रीन, ज़ाहिर है जो कल ज़लज़ले से आने वाली तबाहियाँ हैं उसके हवाले से अभी भी तमाम जो काम जारी है। लोगों को कल रेस्क्यू भी किया गया और तकरीबन 30 अफराद इसमें जाँ बाक हुए, 400 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। कल भी आर्मी चीफ की जानिब सबसे पहले ही ये हिदायत जारी कर दी गई थी कि फ़ौरी तौर पर जो ट्रूप्स हैं वो जाएं और जाकर इलाके का दौरा करें, एयर एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचाई जाए। और अब खुद आर्मी चीफ ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़ज़ाई दौरा किया है, जातला केनाल रोड का मरम्मती काम का भी जायज़ा लिया है। साथ ही साथ जो वहाँ पर मामूलात हैं, जो हालात ज़िंदगी हैं, उनको मामूल पर लाने के लिए भी ये कहा है कि सिविल इंतज़ामिया की भरपूर मदद पाक फ़ौज की जानिब से की जाए। साथ ही साथ जो मुतासरीन हैं जिनके घर ख़त्म हो गए हैं या जो कैंप्स में रह रहे हैं या जिन तक अभी तक सामान ज़रूरी अशिया का नहीं पहुंच पाया, उनकी भी निगहदाश्त की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी ये एक आफत थी जो कि कल आई
और इसके हवाले से जो NDMA था उसका भी एक बयान सामने आ गया था। NDMA का ये कहना था कि ज़लज़ले के नतीजे में तकरीबन 452 अफराद ज़ख्मी हुए, तकरीबन 160 शदीद ज़ख्मी हुए और 292 मामूली ज़ख्मी हैं। अब आर्मी चीफ ने भी यहाँ का दौरा किया, इस तरह से मज़ीद जानते हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ है। मुर्तज़ा, क्या बताएंगे आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से, क्या खबर है आपके पास? जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जलजला से मुतासर का दौरा किया है और इसका फ़ज़ाई जायजा लिया है। इलाका जो फ़ज़ाई जायजे में शामिल है उसमें जात किनार रोड का फ़ज़ाई जायजा लिया गया है। आर्मी चीफ ने जलजला से होने वाले नुकसान का भी जायजा लिया है। ESPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुतासर रोड की बहाली के लिए जारी इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया है, जबकि ज़ेर-ए-इंतज़ाम की मदद करके जल्द हालात मामूल पर लाने का भी कहा है। और ये ज़ेर-ए-इंतज़ाम से भी कहा गया है कि वो जितनी जल्दी हो सके हालात को मामूल पर लाएं। की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है कि जब तक तमाम मुतासिरीन तक इमदाद नहीं पहुंच जाती, उनकी बहाली नहीं हो जाती, हर मुमकिन ताउन फौज जारी रखेगी। ठीक है मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। हमें आगाह कर रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर जहाँ पर कल ज़लज़ला आया वहाँ का दौरा किया, जातला रोड का, और उन्होंने वहाँ पर जारी मरम्मती काम का भी जायज़ा लिया, लोगों की निगहदाश्त के वाले से हिदायत जारी की और ये कहा कि जो मकामी और सिविल इंतज़ामिया है उसकी भी भरपूर मदद इस हवाले से की जाए। अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस हवाले से अपडेट ले लेते हैं। अल्लाह भी हमारे साथ है, हमारे नुमाइंदे हमें वहाँ से ज्वाइन करें। अल्लाह, क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है अभी आर्मी चीफ ने दौरा किया, इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दौरा किया। जो वहाँ पर लोग हैं उनका क्या कहना है कि जो अशियाए ज़रूरत है वो उन तक पहुँच रही है और तमाम तर लोग कैंप्स में हैं? क्या सूरत हाल बताएंगे वहाँ की? जी बिल्कुल, कल जिस तरह ये ज़लज़ले की इतला मिली और पाकिस्तान आर्मी सिविल इंतज़ामिया उसी वक्त हरकत में आ गई और शहरियों की बड़ी तादाद भी अपने लोगों की मदद के लिए पहुंच गई। जो ज़ख्मी थे उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। कल आज तक एक परेशानी का आलम था, चूँकि आफ्टर शॉक्स भी हो रहे थे, लोग परेशान थे उस वजह से कि घर भी गिर गए थे, दीवारें गिर गई थीं। जो अपर कैनाल के साथ जेलम का ये रोड है, ये रोड भी 15 किलोमीटर का रास्ता, जातला से लेकर मंगला तक ये सारा बिल्कुल जगह जगह पे बड़े शिगाफ पड़ गए थे, गड़े पड़ गए थे। लेकिन कल से लेकर सुबह तक ये पाकिस्तान आर्मी ने, NDMA ने और सिविल इंतज़ामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर तवज्जो दी। जो शदीद ज़ख्मी थे उन ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में पहुँचाया और जो घरों में जो मलबत के नीचे लोग गिरे थे उन ज़ख्मियों को निकाला। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो करीबी देहात हैं, क्या वहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया है या अभी भी कुछ लोग मलबे तले दबे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां तक बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तमाम इलाकों में मुकम्मल हो चुका है। जिन इलाकों में ये ज़लज़ला, ये जातला से लेके मीरपुर तक, मंगला तक, ये ज़्यादा एरिया जो है जातला का और ये एरिया और जिस इसके साथ जो गाँव बनते हैं वो एरिया ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ पर यह शिद्दत से ये ज़लज़ला है 5.8 से। और उस इलाकों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। सुबह तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें 30 के करीब जाँ बाक हुए हैं और 700 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो ज़ख्मी थे, जिनमें मामूली ज़ख्मी भी थे, 400 के करीब ज़्यादा ज़ख्मी भी थे, जिनका इलाज मुआवजा जारी है। लेकिन इस वक्त जो है इन इलाकों में जो एक पर लोगों में एक डर और खौफ था, लेकिन अब मामूल पे ज़िंदगी वापस आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान आर्मी ने भी जातला से लेकर मंगला तक इस रोड की बहाली का काम शुरू कर दिया है, हैवी मशीनरी काम कर रही है। मोटरसाइकिल आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर है ये बर है कि वहाँ पर ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। आफ्टर शॉक से सिलसिला जारी था, लेकिन अभी जो रेस्क्यू का अमल है मुकम्मल कर लिया गया है। पीछे मैं चाहूँगी आप भी ज़रा इस पर अपना टेक दे दें, क्या कहेंगे? देखें, नंबर 1 हम बात करते हैं NDMA की, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आप नेशनल डिज़ास्टर प्रिवेंशन पे क्यों नहीं बात करते? ये जो इतने आप कैजुअल्टीज़ देख रहे हैं, मैंने 2004 की ये जो ज़लज़ला आया था 2005 में, ये लोग पहाड़ों के ऊपर जाके रहते हैं। पहाड़ मूवेबल पहाड़ है, इनको कहा कि भाई तुम ज़मीन पे नीचे आके रहो, वो पहाड़ हिलता है, ये बेचारे ये हलाक हो जाते हैं, इनके नुकसान हो जाते हैं। अब आप इनको बताओ खुदा के लिए, और भाई तुम ऐसी जगह पे जाओ, क्योंकि तुम जिस टेरेन पे रह रहे हो ये फॉल्ट लाइंस है वहाँ और ज़लज़ले आएंगे, आपने पहले भी देख लिया, लेकिन नहीं मानते।
फिर चले जाते हैं, फिर हम जाके उसके दौरे करते हैं, कहते हैं हाँ भाई इसको ठीक करो उसको। वाई डोंट वी लुक इनटू प्रिवेंशन? हम उस पर नहीं जा रहे हैं। और यही वजह है कि जब भी जलजिला आता है ऐसे एरियाज के अंदर और वहाँ इतनी ज़्यादा आप कह लो कि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हम उसको रिपेयर करते रहते हैं। हमने अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया है ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, लेकिन आई एम सॉरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ये इसके अलावा ये जो आप कह लो प्रिवेंशन पे हम काम नहीं करते। देखो जलजिला या बुरा वक्त बता के नहीं आता, आप लोगों को पहले आगाह करो, आप इनको ड्रिलें बताओ कि क्या होना है क्या नहीं होना है, और फिर उसके साथ साथ ये जो बाद में जाके हमारे सीनियर लोग जाके देखते हैं सर्वे करते हैं, आपके तो ये जो बिल्डिंग सर्वेयर्स हैं इनको तो पहले जाना चाहिए कि जाके क्या ये बिल्डिंग सही बनी है क्या। अब आप समझिए, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जलजिला जापान में आता है जी। आज देखो एक जमाने में जो जापान वो टूट जाता होता था, बिल्डिंग्स गिर जाती थी, आज देखो जलजिले भी आ रहे हैं, बिल्डिंग्स भी ऐसी बनाई लेकिन उन्होंने काम किया ना, उस पर हमें काम करने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। पीछे मेरे साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फैसल अयाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जबकि कुदरती आफात आती हैं तो उनसे निपटने के लिए हमें पहले से प्रिवेंशन भी करनी चाहिए, काम भी करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। ये बहुत आम बात है जो समझने की है हमारी सिविल इंतजामिया को, हुकूमत को, लोगों में भी एक आगाही मुहिम चलाने की बहुत शदीद ज़रूरत है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।